द्वारा कंटीजेंट एंड गूगल MMS CS का काम किया जा रहा है और जो कॉस्मिक रोबोटिक M टेक्नोलॉजी के CEO है, जिसके नीचे करीबन 60,000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और जिन्होंने 3,000 से ज़्यादा इनोवेटिव आइडिया दिए हैं। वैसे विरल प्रतिभा के धनी रजनीश कुमार मिश्रा जी आज हमारे बीच बने हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वे उनके जीवन के संघर्ष के बारे में बताएं एवं हमारे सहपाठियों को अपने ज्ञान से उत्साहवर्धन करें। रजनीश सर। थैंक यू सो मच। जैसे कि आप यहाँ पे काफ़ी बच्चे हमसे पहले से ही जान पहचान हमारी है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे कि हमारी बच्ची ने बहुत अच्छे से बताया, मेरी प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज, जहाँ पे महाकुंभ लगता है, वो मेरा शहर है, जहाँ पे बॉयज़ स्कूल विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स इन द सिटी, वहाँ से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई है। उसके बाद जस्ट आफ्टर क्लास 12 आई हैव क्वालिफाइड IIT JEE एग्ज़ाम, जिसमें उस वर्ष करीब 10 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और उसमें मेरी रैंकिंग थी 126। 10 लाख बच्चों में 126वीं रैंक थी मेरी ऑल ओवर इंडिया, जिसकी वजह से फिर काउंसलिंग में मैंने IIT मुंबई में एडमिशन लिया इन द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और वहाँ से अपनी 4 साल BTech की डिग्री कंप्लीट करने के बाद आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट, मेरा बहुत ही सौभाग्य था कि कॉग्निजेंट जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में, जो कि पूरी दुनिया में जिनके ब्रांचेस हैं, उसमें मुझे काम करने का मौका मिला। उसमें 2 साल काम करने के बाद उसके बाद अब मुझे और ज़्यादा सौभाग्य मिला कि मैंने गूगल जैसी कंपनी, जिसमें आप सभी सर्च करते हैं, उसमें गूगल मैप्स जो है जिसमें आप लोग सर्च करते हैं, उसकी इंटरनल टीम का भी मैं 2.5 साल हिस्सा रहा और मेरे 4.5 साल के अंतराल में मैंने कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद मैंने और बेहतर करने के लिए और आप सभी बच्चों से जुड़ने के लिए मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम है कॉस्मिक रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजीज़, जिसके थ्रू यहाँ पे इस बार मेरा आगमन हुआ है आप सभी के बीच में। तो आप सभी के जो जूनियर बच्चे हैं उनको हम इस समय रोबोटिक्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन आज हम इस समय उपस्थित हैं आप सबके करियर काउंसलिंग के लिए, और आपके जो भी प्रश्न होते हैं इस उम्र में कि आपको आगे करियर किस हिसाब से चुनना चाहिए या अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो जिन किसी को भी अपने भविष्य के बारे में या अभी पढ़ाई के बारे में या किसी भी प्रकार का आपको चिंता है या कोई डाउट है या उसका समाधान चाहते हैं, तो आप अवश्य हमारे अतिथि विशेष जो आज आए हुए हैं शर्मा सर, उनसे आप पूछ सकते हैं। एनीवन? सर IIT में पढ़ाई करने के बाद किस तरह नौकरी मिल सकती है? गुड क्वेश्चन। तो इनका उत्तर देने के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जीवन में एक चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिएगा कि जिस चीज़ में अंदर जाना आसान होता है, ठीक है, वहाँ पे निकलते वक्त आपको सबसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और जहाँ पे एंट्री डिफ़िकल्ट होती है वहाँ पे निकलने के बाद आपका भविष्य ज़्यादा सुनहरा होगा। उदाहरण के तौर पर जैसे आप सभी लोग यहाँ पे JEE का एग्ज़ाम दे के आए होंगे, राइट? अब आप देखिए इसको ध्यान से कि जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं वहाँ पे तो हर किसी को एडमिशन मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे किस तरह की तैयारी और किस तरह की व्यवस्थाएं, उनको किस तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आप सभी इस चीज़ को जानते हैं। तो वही चीज़ आपके IIT JEE एग्ज़ाम पे भी लागू होती है कि आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन आसानी से मिल जाता है, लेकिन जब आपकी डिग्री कंप्लीट होती है तो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में उनको लोअर पोस्ट पे एंट्री मिलती है। वहीं पे अगर आप IIT जैसे एग्ज़ाम्स को क्रैक करते हैं जिसमें बहुत कंपटीशन होता है, एक बार आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद अगर आप IIT इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाते हैं, 4 साल डिग्री कंप्लीट करते करते खुद ही मल्टीनेशनल कंपनीज आपके कॉलेज में आती हैं, आपका इंटरव्यूज़ लेती हैं और इंटरव्यूज़ में आपको सेलेक्ट कर जाती हैं। और IIT जैसे कॉलेज से निकलने वाले बच्चों के पैकेज मिनिमम 24 से 25 लाख साल का होता है, जो कि 2 लाख रुपए महीना होता है। तो इस तरह की जॉब्स वहाँ पे मिलना आसान होता है और वो करोड़ों में भी पैकेजेस जाते हैं। तो इस तरह से आपका एक बेहतर भविष्य वहाँ पे बन सकता है। यही प्रश्न था आपका। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप जब स्कूल के दिनों में थे तो आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे? वेरी नाइस, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि आप सभी लोग स्कूल में हैं तो बहुत जेन्युइन क्वेश्चन बनता है कि सर स्कूल में है कितने घंटे पढ़ाई की जाए, लेकिन इसका उत्तर अपने अपने नज़रिए से लोग देते हैं। इसमें आपको ये देखना होगा सबसे पहले
कि आपकी कैप्चरिंग पावर कितनी अच्छी है। आपको खुद से खुद का सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप 2 घंटे में सारी चीज़ों को समझ पा रहे हैं या फिर आपको उस चीज़ को समझने में 3 घंटे लग रहा है। आप करते करते निरंतर अभ्यास करते करते करत अभ्यास दे जड़मति होत सुजान, आप सभी को पता है ये। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको इस चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, खुद को सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी लर्निंग स्पीड कैसी है। कुछ लोगों की लर्निंग स्पीड स्लो होती है, उनको ज़्यादा घंटे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। कुछ लोगों की लर्निंग स्पीड फास्ट होती है, वो कम समय में ही ज़्यादा तैयारी उनकी हो जाती है। मैं मॉडरेट स्टूडेंट था, मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे 8 घंटे पढ़ने पड़ते थे, मेरा 5 से 6 घंटे में भी काम हो जाता था। मैंने अपने साथ में ही कुछ और भी बच्चों को देखा है जो 9-9, 10-10 घंटे पढ़ाई करते थे। और हम सब लोग जब हमारा मॉक टेस्ट एग्ज़ाम होता था वीकली और मंथली, तो हम लोगों की रैंकिंग जो है आसपास में ही होती थी। और मैंने देखा कि वो 9-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और मैं 6 घंटे में मेरा हो जा रहा है। तो ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि आपकी लर्निंग स्पीड कैसी है। आपको अपने लर्निंग स्पीड के अनुसार ही नंबर ऑफ़ आवर्स डिसाइड करने चाहिए। ये चीज़ है। आई होप आपको उत्तर मिल गया अपने प्रश्न का। ये चीज़ है। सर, एग्ज़ाम टाइम में मार्क्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि अच्छे से समझना? गुड क्वेश्चन। सो गाइज, एग्ज़ाम में आपके मार्क्स ज़्यादा ज़रूरी है या समझना? मैं इसका दोनों चीज़ें अपनी जगह सही हैं बेटा। इसमें आपको इस तरह से समझना होगा कि अब मार्क्स होता क्या है। जब आपसे परीक्षाएं ली जाती हैं, क्लास 1 का एग्ज़ाम होता है, 5th का होता है, 10th का होता है, 12th का होता है, और उसके बाद आप जिस भी कॉलेज में जाते हैं वहाँ का एग्ज़ाम होता है। तो आपने कभी इसके बारे में विचार किया कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही क्यों बना है? एग्ज़ाम क्यों लिए जाते हैं, नंबर क्यों दिए जाते हैं? तो आप इसको ऐसे समझिए कि जितने मार्क्स आपके एग्ज़ाम में आते हैं वो आपकी एफिशिएंसी बताती है कि अगर आप 5 घंटे मेहनत कर रहे हैं, मैंने पहले कहा ना कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, दैट डिफाइंस योर प्रोडक्टिविटी। अगर आपकी 70% आ रहे हैं मार्क्स या आपके 50% मार्क्स आ रहे हैं, तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि आप अगर 5 घंटे काम करते हैं तो उसमें आपका नेट जो प्रोडक्टिविटी है वो 2.5 घंटे की है। आप समझिए मेरी बात को कि अगर आप 70% ला रहे हैं तो उस मान लीजिए आप 5 घंटे काम करते हैं तो उसका 70% लेट से 3.5 आवर्स आपकी प्रोडक्टिव आवर होती है। जो बच्चे 90% पाते हैं वो मान के चलिए अगर 5 घंटे काम कर रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे उनका प्रोडक्टिव टाइम 4 से 4.5 घंटे का होगा। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि बड़े बड़े कंपनियां जब आपको हायर करती हैं तो आपको इस बेसिस पर हायर करती हैं कि वो आप कंपनी के लिए कितना बेहतर काम कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा, कंपनी को लगेगा कि जितना ज़्यादा पैसा वो आपको दे रहे हैं वो आपके प्रोडक्टिविटी का दे रहे हैं। यही चीज़ स्कूलों पे भी लागू होती है कि आपके मार्क्स जो आते हैं वो आपका प्रोडक्टिविटी डिफाइन करते हैं। टीचर को पता चलता है कि हाँ ये बच्चा मेहनत इतना कर रहा है पर इसकी जो स्ट्रेंथ और प्रोडक्टिविटी है वो इतने % की है। तो अगर आपको रूटीन से देखेंगे तो बड़ी कंपनी का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मार्क्स का कट ऑफ रखा जाता है तो नंबर तो आपको लाना ही पड़ेगा। लेकिन बच्चे गलती ये करते हैं कि पूरे साल में जो आपको 12 महीने मिलते हैं या 10 महीने मिलते हैं छुट्टी छोड़ के, उस 10 महीने में आप समझने की कोशिश नहीं करते। उस समय आप बाकी चीज़ें करते रहते हैं और जब एग्ज़ाम का प्रेशर आता है, लगता है कि अच्छा अब 1 वीक बाद एग्ज़ाम है, तब आप समझना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी आपकी गलती है कि एग्ज़ाम के पहले आप एग्ज़ाम के नज़रिए से तैयारी करिए। 1 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने पहले आप सिर्फ एग्ज़ाम पे फोकस करिए और इस पे ध्यान दीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड वही डिफाइन करेगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है। बाकी जो 9 महीने बचते हैं उसमें आपको चीज़ें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि 9 महीने समझिए, एग्ज़ाम के 1 महीने पहले सिर्फ एग्ज़ाम बेस्ड फोकस करिए, उस समय ज़्यादा समझने पे ध्यान ना दीजिए ताकि आपके मार्क्स पे असर ना पड़े। ईजी टू अंडरस्टैंड? ग्रेट। सर, आप पढ़ाई के तनाव को कैसे संभालते थे? सॉरी? पढ़ाई के तनाव को कैसे संभालते थे? पढ़ाई के तनाव को, वेरी गुड क्वेश्चन। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस है, क्योंकि ये हर स्कूल का बच्चा, चाहे वो कॉलेज का हो, स्कूल का हो, ये स्ट्रेस एक ऐसा टाइम होता है जो अप्स एंड डाउन्स। तो ह्यूमन साइकोलॉजी जब मैं पढ़ रहा था, आई एम अ फॉन्ड ऑफ लर्निंग, मेरे पास 3000 किताबों की लाइब्रेरी है खुद की। तो मैं फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, मुझे जो किताब मिल जाती है मैं सब पढ़ता हूँ। तो ह्यूमन साइकोलॉजी में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि जो ह्यूमन मूड होता है, जो हमारा मूड होता है, कि कोई इस धरती पे ऐसा इंसान नहीं है जो कहे कि सर हमारा मूड हमेशा हाई रहता है, हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। ऐसा नहीं होता। हर किसी के साथ कोई बताता है, कोई नहीं बताता है, पर हाईज एंड लोज सबके होते हैं। तो ग्राफ हमारा जो मूड का होता है वो करीब ऐसा बनता है, कभी हाई तो कभी
लो, कभी हाई तो कभी लो। जब हाई होता है तब तो हम एनर्जेटिक होते हैं, हम दुनिया जीत लेंगे, हम तो मतलब कुछ भी कर गुजर जाएंगे। लेकिन जिस समय आप लो फील करते हैं, इस चीज़ को आपको खुद को सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको अपने लो को मैनेज करने का क्या तरीका है। मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। मैंने खुद के साथ एक्सपेरिमेंट्स करे और मैंने खुद को समझने की कोशिश की कि वो कौन सी चीज़ें हैं जब मैं लो फील करता हूँ तो मुझे हेल्प करते हैं। सबसे पहली चीज़ मेरे लिए जो काम करती है, हो सकता है आपके लिए कुछ और काम करे, मैं 3-4 चीज़ें आपको बताऊँगा। सबसे पहले होता है वॉक करना। अगर आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, थक गए हैं, बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं कि लाइफ में हम जो करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर है, आप वॉक के लिए निकल जाइए। आप हॉस्टल के आसपास जो है 4 चक्कर लगा लीजिए, इस गार्डन के 4 चक्कर लगा लीजिए, इस पेड़ के 4 चक्कर लगा लिए, आप देखिए आपका मूड जो है चेंज हो जाएगा। दूसरा, आप चाहें तो अपनी मनपसंद कोई चीज़ खा सकते हैं। आप इमीडिएटली देखिए आपके मनपसंद की कोई खाने की चीज़ होगी, आप उसको खाएंगे, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका मूड बिल्कुल से चेंज हो जाएगा, आपको अच्छा अच्छा सा लगने लगेगा। ठीक है। तीसरी चीज़ है म्यूज़िक। म्यूज़िक एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब ऐसा नहीं है कि मूड चेंज करने के लिए शुरू किया और 1 घंटे म्यूज़िक ही सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ टाइम बाउंड होनी चाहिए। अगर लो फील कर रहे हैं तो आप अपना फेवरेट सॉन्ग लगा लीजिए या जो भी है उसको सुनिए 5 मिनट, आप देखेंगे कि 5 से 10 मिनट में आपका मूड फिर से स्विंग हो जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो आपका बेस्ट फ्रेंड, इट कुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, योर फैमिली मेम्बर्स, कोई भी हो सकता है जिनसे आप 10-15 मिनट बात करिए, अपनी समस्याएं बताइए। चाहे सामने वाला आपको कोई इसका सोल्यूशन ना भी दे, फिर भी आपको अच्छा फील होगा कि आपने किसी से अपनी प्रॉब्लम्स कह ली। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जिसको आप करके आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनीवन एल्स? सर, जब पढ़ाई में कभी कभार होता है ना कि बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बिल्कुल भी, तब खुद को कैसे मोटिवेट करें? तो बिल्कुल, अगर बिल्कुल मन नहीं लग रहा है तो ब्रेक ले लीजिए। जीवन में पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पढ़ाई जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी फिर भी वो बहुत सक्सेसफुल हैं। यस और नो? यस सर। बहुत से ऐसे लोग हैं ना, कभी स्कूल नहीं गए फिर भी बहुत सक्सेसफुल हैं, लोग उनको अपना आइडल मानते हैं। उसमें धीरूभाई अंबानी हमारी एक एग्जाम्पल हैं। इस तरह के बहुत से लोग हैं। तो जीवन सिर्फ पढ़ाई पर रुकती नहीं है। थोड़े समय के लिए अगर आपको एकदम मन से उच्चाटन हो गया कि नहीं अब पढ़ना ही नहीं है, टेक अ हाफ एन आवर ब्रेक, 1 आवर ब्रेक। आप ये मान के चलो कि पढ़ाई के अलावा हमें और भी चीज़ें करनी है। आप खुद को, जैसे मेरा ये है, मैं एज एन इंजीनियर, आपने देखा होगा रोबोटिक्स के वर्कशॉप में मैं इनोवेशन की बातें करता हूँ। आई टेल यू अबाउट कि हम कुछ नया बनाएंगे, कुछ नया आविष्कार करेंगे। जब मेरा एकदम से पढ़ने से मन हट जाता है तो मैं बिल्कुल किताबें कोने रख देता हूँ, बोला अभी तो ब्रेक लूँगा, मैं अपने हाथ से कुछ बनाऊँगा। ये मेरा अपना तरीका है। आई स्टार्ट विथ समथिंग, मेरे पास जो टूल्स हैं, मेरे पास जो मशीनरी है, मैं कुछ तो लकड़ी लेके डिज़ाइन कट करने लगता हूँ, हैमर से उसमें डब्बा उब्बा बनाने लगता हूँ कि अच्छा ये आविष्कार करेंगे तो ऐसे करेगा। तो जैसे ही मेरा फोकस इस तरफ गया और मैंने चीज़ों को बनाना शुरू किया तो मुझे क्या रियलाइज़ हुआ, अच्छा इसको स्क्वायर कट करने के लिए ये हमने मेजरमेंट करा। अगर मैंने मैथमेटिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी होती तो मुझे नहीं पता होता कि इसका स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे काटना है, इसमें सर्कल कैसे काटना है। तो वहाँ से मेरे को इमीडिएटली कनेक्शन बिल्ड होता है 1 घंटे के बाद कि मुझे थियरी को और अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। आई होप यू अंडरस्टैंड द पॉइंट कि आप पढ़ाई किस लिए कर रहे हो। इस पढ़ाई को भविष्य में आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने स्कूल में क्या पढ़ा, लेकिन इस नॉलेज को यूटिलाइज करके इस सोसाइटी को, इस समाज को और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो जब आप वहाँ जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छे से पढ़ लिए होते तो आज उस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाते। सो दिस इज़, अगर एकदम से मन नहीं लग रहा है, ब्रेक ले लो, लंबा ब्रेक ले लो, 5 मिनट का नहीं 1 घंटे का ब्रेक ले लो, टेक योर टाइम, फिर से मोटिवेट करो अलग तरीके से एंड कम बैक। आई रियली अंडरस्टैंड, यस। बिल्कुल, ये चीज़ होता कब है बेटा, पता है आपको? अगर आपने पूरे साल ढंग से पढ़ाई नहीं करी है, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस। ऐसा नहीं कि मेरे साथ भी नहीं हुआ है, ये सबके साथ होता है गाइस, बॉयज, ये मेरे साथ भी होता है, हुआ था व्हेन आई वाज इन स्कूल। होता ये है कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे कम पसंद होता है ना, आप उसको सबसे कम पढ़ते हो, ठीक है। और एग्जाम के, अब एग्जाम तो देना ही है, एग्जाम तो स्किप कर नहीं सकते। अब लास्ट मिनट में जब आप उसको 2 दिन पहले या लास्ट नाइट को, कल पेपर है और 1-2 दिन पहले आपने उठाया बुक, तो एक तो पहले से ही वो भारी लग रहा था आपको, ऊपर से आपने एकदम लास्ट मिनट लिया तो ब्रेक डाउन तो होगा ही होगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि आपको जो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है
उसको आप सबसे मतलब जब सेशन स्टार्ट हो रहा है, लेट्स से क्लास 11 में हो आप, क्लास 12 में जाओगे, है ना, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जिसका जो भी सब्जेक्ट है, आपको जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगे आप स्टार्टिंग से सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पकड़ के चलो, क्योंकि ईजी सब्जेक्ट तो लास्ट के 1 मंथ या 2 मंथ में भी कंप्लीट हो जाएगा, पर डिफिकल्ट सब्जेक्ट आप कितना भी कर लो लास्ट मंथ में आप नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले मंथ से ही 6 महीने पहले से ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको प्लान करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूलों में ऐसा होता है कि बच्चे प्लान नहीं करते, सिर्फ हम क्लास में गए, हम स्कूल गए, हमने टीचर्स ने हमें लेक्चर दिया, हम मतलब जो भी क्लासेस लेके आ गए घर पे, बाकी हमने टिफ़िन करा, लंच करा, डिनर किया, दोस्तों से बात किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो हमारी स्ट्रैटेजी किसी ने प्लान नहीं की होती कि हमारा फर्स्ट मंथ ऑफ एडमिशन से लेके बोर्ड एग्जाम तक का जो टाइम है इसको हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि 3 महीने में फिजिक्स रेडी कर लेंगे, अगले 3 महीने में केमिस्ट्री, फिर जो 3 महीने मैथमेटिक्स, ऐसे 6 महीने निकल गए, लास्ट के 3 मंथ में हम सारे रिविजन्स करेंगे और उसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है बोर्ड से रिलेटेड मॉक टेस्ट लेंगे। पर ऐसी स्ट्रैटेजी कोई प्लान नहीं करता। मैं आपको यही इंकरेज करता हूँ कि आप पूरे साल का 11th में आपके पास आगे 1 साल है बोर्ड का, अगले साल जब आप एंटर करिएगा, अभी किस महीने में से 11th का मार्च में, सो मार्च में योर फाइनल एग्जाम्स आर हियर, फाइनल एग्जाम के बाद इमीडिएटली आप 12th में चले जाएंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि क्लास 12 को जब आपका क्लास 12 स्टार्ट हो, पहले दिन से ही पूरे साल की स्ट्रैटेजी बना लीजिए कि बोर्ड एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आपके सारे सब्जेक्ट्स कैसे तैयार होने चाहिए, तब भी आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर आप तैयार नहीं करोगे, लास्ट मोमेंट का इंतज़ार करोगे, अनफॉर्चुनेटली वही चीज़ होगा कि आप स्ट्रेस आउट हो जाओगे, फिर आपसे हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए पहले से प्लानिंग करना, स्पेशली उन सब्जेक्ट्स के लिए जो सबसे डिफ़िकल्ट हैं। ठीक है सर, असफलता के बाद हम खुद को कैसे प्रेरित करें कि आगे कुछ करेंगे? वेरी नाइस। तो आपको होता ये है, जब आपको सफलता मिल जाती है तो आपको प्राइड आ जाता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा IIT क्रैक हुआ, मेरे साथ हुआ था गाइज, मैं अपना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो व्हेन आपको 10 लाख बच्चों में जब 126वीं रैंक मिलती है ना, तो आपको ऐसा न्यूज़पेपर में चारों तरफ फोटोज़ आते हैं, इंटरव्यूज़ लेने आते हैं लोग, सारे रिश्तेदार आपको फूल गुलदस्ता भेजते हैं, मिलने आते हैं, मिठाई वठाई लेके आते हैं, फिर आपको ऐसे प्राउड होता है, आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड, अभी तो मेरे से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। ट्रस्ट मी, मतलब दिस इज व्हाट द फीलिंग वाज। आई वाज लाइक अब तो मैं राजा हूँ, मेरे से ऊपर कौन हो सकता है। तो उस समय थोड़ा सा प्राइड आया, बट मेरे गुरुजनों का मुझे बहुत अच्छा सानिध्य रहा कि उस समय मेरे कुछ ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने मुझे सही मार्गदर्शन दिया और मुझे समझाया कि दिस इज़ नॉट द एंड, यही सबसे ऊपर नहीं है। और ये मुझे तब रियलाइज़ हुआ, आप कहते नहीं है कि अंधों में काना राजा, तो जब तक आप अपने एनवायरनमेंट में, लेट्स से मैंने IIT JEE का एग्जाम दिया, उसमें मैंने 126 रैंक लाई, ठीक है, तो आई वाज लाइक आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। बट व्हेन आई वेंट इनटू IIT मुंबई और मुझे मिला इलेक्ट्रिकल ब्रांच, अगर मेरा टॉप 50 में होता तो मुझे कंप्यूटर साइंस मिलता। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और मेरे ही बैच में IIT बॉम्बे में पता है कौन बच्चा था मेरे साथ में ही वॉज फर्स्ट रैंक। 10 लाख बच्चों में जिसकी फर्स्ट रैंक आई थी, तब आपको पता चलता है कि ऊँट पहाड़ के नीचे है। आप समझ रहे हो, मुझे लगा 10 लाख बच्चों में तो आई गॉट 126, अभी तो आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। बट फिर फर्स्ट वाला क्या है, मैं तो 126 हूँ ना, 10 लाख के नीचे में तो मैं बहुत ऊपर हूँ, फर्स्ट के नीचे तो मैं बहुत नीचे हूँ ना। तो फर्स्ट रैंकर मेरे क्लास में एंड आई वाज 126। क्लास में हमारे 200 बच्चे हैं, ऑल द टॉप रैंकर्स, मेरे से ऊपर भी मेरे से नीचे भी, कट ऑफ करीब 350 तक गई थी, 1 से लेके 350 तक। तो उसमें जब इंटरनली उस हमारे 200 बच्चे में एग्जाम्स होते थे ना, तो आपको बिलीव नहीं होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी बैक लग गई, आई गॉट फेल्ड इन 1 सब्जेक्ट फिजिक्स में। अभी हुआ कैसे ये मुझे झटका तब लगा जब मेरे को, क्योंकि मैं प्राइड में था, जैसे कि आपने कहा ना कि सर कैसे मोटिवेट करें, तब मेरे को प्राइड है कि अरे अब तो मैं राजा हूँ। बट व्हेन आई गॉट इन दैट सर्कल, मेरे को रियलाइज हुआ अब भी कुछ तो प्रॉब्लम, बिकॉज दो प्रोफेसर थे फिजिक्स के, ही वॉज अ PhD फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से PhD हैं, दैट टू ही इज, उनका 300 से ऊपर रिसर्च पेपर था, रिसर्च स्कॉलर थे, उन्होंने पेपर बनाया था। ऑब्वियसली हम लोग तो कुछ नहीं थे उनके आगे। तो फिर उस समय प्रोफेसर ने इंटेंशनली वैसा बनाया था आपको झटका देने के लिए, हम लोगों को, कि जो प्राइड हमारे अंदर है वो सारा थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाए और हमें रियलाइज़ हो कि अभी दुनिया ख़त्म नहीं हुई। तो आपको ध्यान ये देना है कि आपके आगे जितनी दुनिया है, लेट्स से मैं रोबोटिक्स का जब मैंने वर्कशॉप करा था, आप सब लोगों को फ्यूचर दिखाया था कि चाइना कितना रिसर्च कर रहा है। तो आज आप अगर स्कूल में हो तो आपको आगे का भी देखते चलना है कि फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है, इनोवेशन किस दिशा में जा रहा है, या फिर आपके आगे भविष्य में जिस तरह के कॉम्पिटिशन है, आप तो भी सिर्फ JNV में हो, लेकिन इसी तरह के बड़े बड़े और भी स्कूल्स हैं, डून इंटरनेशनल हैं। तो ये सब जब आप 12th से पास आउट हो गए
किसी भी एग्जाम के लिए जब आप एंटर करोगे तो वहाँ पे कोई जेएनवी के बच्चे एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, वहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के हर स्कूल के बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे एंड सम विल बी फार फार बेटर देन यू। अगर आपको लगता है आप अच्छे हैं तो ट्रस्ट मी, जब आप असली मैदान में आएंगे तो आपसे लाख गुना ज़्यादा अच्छे भी वहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको खुद को उनसे कंपटीशन के लिए तैयार करना है। जो आपके आसपास में पढ़ रहे हैं इनके साथ तो सिर्फ मार्क्स के लिए कंपटीशन है, बट उनके साथ आपको पूरी सारे जो एक्सटर्नल एग्जाम्स है उनके लिए कम्पीट करना पड़ेगा। यू विल हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर देम। उनके हिसाब से खुद को तैयार करना पड़ेगा आपको। बॉयज़ से ले लेते हैं सर कुछ क्वेश्चंस, फिर विल कम बैक टू द गर्ल्स। बॉयज़ माइक मिला किसी को? माइक दो। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, एक आध डाउट पूछना इन्हीं से शुरू करेंगे सर। दिस बॉय, हाँ कश्यप। बढ़िया, कश्यप से। कश्यप के पास प्रश्न ही नहीं है सर, इसलिए कश्यप से शुरू करेंगे। यस, चलो क्वेश्चन। प्रश्न नहीं है। हाँ पर्सनल है, प्रश्न ही नहीं जो है। भी पढ़ाई से रिलेटेड या और कोई जीवन से भी कोई संबंध चलिए ऐसे शुरू करते हैं सर। तो कश्यप, क्लास 12 के बाद आगे के जीवन के लिए क्या सोचा है आपने? कुछ तो सोच, थोड़ा 10%। बिजनेस करना है, जॉब करना है, आईएएस बनना है, लॉयर बनना है, नथिंग, सोचा ही नहीं है। लेकिन सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए होता क्या है ना, कश्यप इज़ वेरी फनी। आई कैन अंडरस्टैंड कि मन में होता है पर बोल नहीं रहा है, बट ये होता है बच्चों कि आप मानो या ना मानो, अगर आपको लगता भी है ना कि यू आर वेरी कूल एंड यू हैव नथिंग टू आस्क, बट एट द एंड ऑफ द डे क्लास 12 तो पास करोगे ही ना, ये तो करोगे, उसके बाद रियल लाइफ में तो एंटर करोगे ही। अनप्लान्ड जाओगे तो ग्राउंड लेवल जॉब करोगे। इंडिया की 50 to 60% पॉपुलेशन जो दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई और हैदराबाद में जॉब कर रही है, उनकी स्टार्टिंग सैलरी 20 से 25 हज़ार होती है एंड दैट टू उनसे 14-14, 15-15 घंटे काम कराए जाते हैं। कश्यप बुरा मत माना बच्चा इस चीज़ को, लेकिन अगर आप अनप्लान तरीके से जाओगे तो आपको जीवन तो चलाना ही है। पढ़ाई करके निकलोगे तो परिवार तो चलाना है, माँ बाप की जिम्मेदारी तो आएगी, परिवार की जिम्मेदारी सबके ऊपर आएगी, तो आपको पैसे कमाने पड़ेंगे। या तो आप अच्छा पैसा कमा के फैमिली को एक बेहतर एनवायरनमेंट दे सकते हो, या तो थोड़े पैसे कमा के स्ट्रगल कर सकते हो कि आपको खुद का भी खर्चा नहीं पूरा पड़ रहा है, परिवार का भी पूरा नहीं पड़ रहा है। सो इट इज़ बेटर कि आप अपने भविष्य को अभी से प्लान करिए कि 12वीं के बाद आपको IIT देना है, नीट का एग्ज़ाम दे के मेडिकल की तैयारी करनी है, क्लैट का एग्ज़ाम दे के लॉ की तैयारी करनी है, जज बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, तो वो सारी चीज़ें अभी आपको सोचनी पड़ेंगी। फाउंडेशन जितना मजबूत होगा, बिल्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग खड़ी होती है। फाउंडेशन जितना वीक होगा, बाद में जब आप एग्ज़ाम देने का टाइम आएगा तब आप पुरानी चीज़ें खोद के पढ़ना शुरू करोगे 11th और 12th की, तो आप उस समय कुछ नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको ये 2 साल की चीज़ें भी पढ़नी पड़ेंगी। बट ऑब्वियस है फाउंडेशन यही है 11th 12th, उसके बाद फिर जो कॉम्पिटिटिव जो एडवांस चीज़ें होती हैं वो भी पढ़नी पड़ेंगी। और अगर आप सब एक साथ ले लोगे तो 3 साल की पढ़ाई 1 साल में, 1 साल की तो हो नहीं पाती, 3 साल की पढ़ाई 1 साल में हो जाएगी क्या? फिर तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, चीज़ों को लेके समझना पड़ेगा कि 12वीं के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास और उसके लिए आपको कैसे तैयारी करना है। उसके लिए आपके पास काफ़ी यहाँ पे जितने टीचर्स हैं ये सब गाइड कर सकते हैं। इस तरह के वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करने का उद्देश्य यही है कि जो टीचर्स, मान लीजिए कि जैसे मेरा IIT का अनुभव है, यहाँ पे हो सकता है किसी और का ना हो, राइट, तो उस तरह के अनुभव हम लोग लेके आते हैं आपके साथ साझा करने के लिए। यस बॉयज़, एनीवन एल्स? गुड आफ्टरनून सर। गुड सर मेरा क्वेश्चन है कि इस समय ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो बच्चों को डाइवर्ट करती हैं, तो क्या हमें फ़ोन और सोशल मीडिया से दूर रहना ज़रूरी है? गुड क्वेश्चन। सी ये दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ 21st सेंचुरी। इसको कहा जाता है प्रॉब्लम ऑफ 21st सेंचुरी। ये बहुत बड़ा सोशल प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हमें इस नज़रिए से देखना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो 100% राइट है, 100% रॉन्ग हो। हर चीज़ के प्रोज और कॉन, फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। ये आपको जज करना पड़ेगा कि आप उसको अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, बॉयज़, अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं या बुरी चीज़ के लिए। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, उसी इंटरनेट में दुनिया भर की ख़राब चीज़ें भी हैं जो आपको डाइवर्ट कर सकती हैं, लेकिन उस दुनिया भर की सारा नॉलेज भी तो आपको एक ही जगह मिल जा रहा है। आप अपने टीचर्स से पूछिए, हमसे पूछिए, जब हम स्कूल में थे तो एट दैट टाइम इंटरनेट वाज नॉट देयर सर, हम लोगों के पास इंटरनेट नहीं था। एक कॉन्सेप्ट को लेट्स से, मैं एक छोटा एग्जांपल लूं, लेट्स से फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी आपको अगर जाना हो आप चैट जीपीटी पे या गूगल पे या कहीं भी जाके फोटोसिंथेसिस लिखिए विद ऑल द डिटेल्स, पिक्चर्स, वीडियोस, ना जाने कितना डर्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन विद इन अ क्लिक मिल जाता है, राइट। और वही चीज़ जब हम लोगों के टाइम में हमें पढ़ना पड़ता था तो हम जाते थे लाइब्रेरी में,
हमारी सर एक मेन कोर्स बुक होती थी मैम, हम लोग कोर्स बुक पढ़ते थे, फिर अगर नहीं समझ में आता था तो टीचर से पूछते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि टीचर के लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू होता था, नहीं समझ में आता था, फिर हम रेफरेंस बुक खरीद के लाते थे सर। एक सब्जेक्ट की 3-3 बुक होती थी मैथ्स की मेरे पास, नहीं समझ में आया तो रेफरेंस बुक लेके आए। लेट्स से मेरा ICSE बोर्ड था तो मेरे यहाँ बुक चलती थी, उसके बाद फिर मैंने RD शर्मा CBSE की खरीदी, फिर मैंने SL लोनी खरीदी, तो 3 बुक से रेफर करके और क्वेश्चनर्स वहाँ से निकाल के फिर मैंने सॉल्व करे, तब जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक पहुंचे। पर आज आप उसको पॉजिटिव तरीके से भी तो यूज कर सकते हैं। आप चैट GPT से जाइए, आप सिर्फ उसको ये बोलिए कि लेट्स से ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, राइट, ट्रिग्नोमेट्री के आप मुझे IIT JEE लेवल के क्वेश्चंस निकाल के दीजिए, विद इन अ सेकंड आपको करीब 100 क्वेश्चंस निकाल के दे देगा। आप देखिए ना आपका स्टैंडर्ड कहाँ तक है, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो मेरा यही कहना है आपके लिए कि खुद के अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करिए कि सही गलत दोनों आपके सामने रखा हुआ है, आपको सही चुनना है या गलत, या आपके अंदर का अनुशासन है जो आपको सही चुनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज क्या बोले? हाँ, खड़े हो जाओ जिनको प्रश्न हो। तो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। लेट्स से कितने बच्चों को करियर ऑप्शंस के बारे में पता है? जैसे करियर मेला है, बड़ा सा चार्ट लगा, आप में से कितनों ने सीरियसली उस चार्ट को पढ़ा है? प्लीज रेज योर हैंड जिसने उस करियर चार्ट को पूरा पढ़ा है। ठीक से हाथ ऊपर करो। वेरी नाइस, कोई तो पढ़ा है, 2 बच्चों 3 बच्चों ने लेट्स से, बाकियों ने उस चार्ट को पढ़ा ही नहीं डिटेल में। अच्छा, किस किस एग्जाम के बारे में पता है कि 12 के बाद कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं? IIT, नीट होता है, क्लैट, वेरी नाइस, निफ्ट का एग्जाम होता है, CUAT होता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, वेरी नाइस। सो गाइज, आपको एक और चीज़ का विशेष ध्यान देना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT। इसको जाके कभी मौका लगेगा सर्च करिएगा, तो आपको अपने व्यक्तित्व के बारे में बेहतर समझ में आएगा। आप अपने पर्सनालिटी का SWOT एनालिसिस करके देखिए, किसी से बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके खुद की समझ के लिए है। SWOT स्टैंड्स फॉर बॉयज़, SWOT का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी, T स्टैंड्स फॉर थ्रेट्स। तो आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले आपका व्यक्तिगत स्ट्रेंथ क्या है। ऐसा नहीं कि सब बच्चे एक ही चीज़ में अच्छे होंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि सब बच्चे कहें कि सर हम मैथ्स में अच्छे हैं, या पूरी क्लास नहीं कह सकती कि सर हम सिर्फ फिजिक्स में अच्छे हैं, है ना। तो हर बच्चा अपने हिसाब से हर सब्जेक्ट की उसकी अपनी स्ट्रेंथ होगी। लेट्स से कोई फिजिक्स में अच्छा होगा, कोई मैथ्स में, कोई बायो में, कोई केमिस्ट्री में, राइट। हो सकता है कोई आर्ट साइड का होगा तो उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी वो अच्छा हो। तो आपको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है जिससे आप बेहतर कनेक्ट कर पा रहे हो, जिसमें एक बेहतर भविष्य बन सकता है। उसके बाद फिर वीकनेस, जो आपकी कमजोरियां हैं, जैसे जो बच्चों ने प्रश्न करा कि सर स्ट्रेस आउट हो जाते हैं या हमारी, तो उन सबको वीकनेसेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे खुद को मोटिवेट करना है, ये हमें वहाँ से पता चलेगा। एक पेपर लीजिए, 4 हिस्सों में डिवाइड करिए, उसमें लिखिए स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। तो ये 4 चीज़ों को लिख के उसमें लिस्ट डाउन कर लीजिए कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये मुझे मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल गाइज, अपॉर्चुनिटी से क्या मतलब है? अपॉर्चुनिटी का मतलब यहाँ से निकलने के बाद कुछ ऐसे भी तो बच्चे होंगे जिनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छी नहीं होगी, संभव है। क्लास में हो सकता है कि अगर 50 बच्चों की क्लास है तो 5 ऐसे बच्चे होंगे, जैसे अगर IIT का फॉर्म 2000 का आता है या नीट का फॉर्म 2500 का आता है, 2000-2500 का, तो ऐसे भी तो बच्चे होंगे 5% जो यहाँ से निकलने के बाद उस फॉर्म को नहीं भर सकते। फैमिली से बोलेंगे कि 2000 का फॉर्म भरना है, तो उनकी फैमिली हो सकता है मना कर दे कि नहीं बेटा, हो सकता है पॉसिबल नहीं हो हमारे लिए, लेकिन आपके पास कॉलेज है, स्कूल है आपको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए, बट स्टिल आई एम टॉकिंग अबाउट दोस 5%। तो वो अपॉर्चुनिटी में आएगा कि अगर आप उस 2000 का फॉर्म नहीं भर सकते तो आपको समझना होगा कि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए शायद वहाँ पे संभव ना हो सकता है कि क्लैट का एग्ज़ाम यहाँ पे ऑर्गेनाइज ना होता हो, यहाँ से एग्ज़ाम देने के लिए आपको अहमदाबाद जाना पड़ता हो। बच्चियाँ हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स अलाउ ना करें कि आप क्लैट का एग्ज़ाम देने के लिए, कुछ भी संभावनाएं हो सकती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वो अपॉर्चुनिटी शायद आपके लिए वहाँ पे रूल आउट हो सकती है। तो आपको अपॉर्चुनिटी में वो लिस्ट बनानी है फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स कि आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने भविष्य के लिए, ठीक है। और चौथा, थ्रेट्स की आपको क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं जिनसे आपको स्ट्रगल करके आगे बढ़ना है, उसके लिए भी फिर आप धीरे धीरे सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं।
Anyone else has any questions? गर्ल्स, हाँ, माइक प्लीज। कोई बात नहीं। कुछ और बच्चियां हैं जिन्होंने प्रश्न नहीं पूछा। आप लोगों के पास कोई प्रश्न नहीं है? सर आईआईटी की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए? आईटी, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी क्लोज, मतलब मेरे बहुत नज़दीक है, क्योंकि अगर सही देखा जाए तो इसकी तैयारी शुरू होती है क्लास 11 से। सीरियस, हाई स्कूल तक के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना गाइस, हाई स्कूल के तक के सब्जेक्ट बहुत बेसिक होते हैं। हो सकता है जब आप हाई स्कूल में आपको लगता हो कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई है, लेकिन हाई स्कूल तक बस आपको बेसिक प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं। तो आपका जो फाउंडेशन स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स इन क्लास 11। अगर आप क्लास 11 और क्लास 12 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो फिर आपके लिए आईआईटी एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। उसके बाद 12th कंप्लीट होते होते अगर आप साथ में ही, लेट्स से मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ मेरी स्ट्रैटेजी। बहुत मतलब ये क्वेश्चन वहीं से है, मैं अपनी स्ट्रैटेजी आपके साथ साझा करता हूँ। सो लेट्स से क्लास 11 में हमारे पास कुछ टॉपिक से नाम बताइए। लेट्स से वी हैव वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। वेक्टर के बाद आप जाएंगे तो हमारे मोशंस हैं, ये वाला चैप्टर्स हैं क्लास 11 में, राइट। उसके बाद हमारे लास्ट में आते आते इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी में 12th में है। सेमीकंडक्टर्स 12th में। और कौन से चैप्टर्स हैं 11th में? रोटेशनल मोशन है, ये तो 3rd चैप्टर था। इस तरह से आपका जो बर्नौलीज प्रेशर वाला चैप्टर है वो वाला भी 11th में ही था मेरे। सो गाइस, लेट्स से कोई भी आप चैप्टर ले लीजिए, हम रोटेशनल मोशन लेते हैं। अब रोटेशनल मोशन में सबसे पहली चीज़ क्या होगा कि जो क्लास में आपके फिजिक्स के टीचर बता रहे हैं, आपने फिजिक्स की बुक खोली तो आपकी थियरी लिखी हुई है कि रोटेशनल मोशन ये होता है, इसमें वेक्टर मूवमेंट ये होता है, सेंटर से लेंगे तो सर्कुलर मोशन टू लीनियर मोशन, ये सारा कॉन्सेप्ट उसमें होता है। सबसे पहले आपका फोकस ये होना चाहिए, आईआईटी को एक तरफ रखिए। सबसे पहला मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि सबसे पहले उस बेसिक प्रिंसिपल को मुझे समझना है ध्यान से कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, सेंटर क्या होता है, रोटेशनल क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, वेक्टर डायरेक्शन क्या होता है, रोटेशनल टू लीनियर मोशन क्या होता है, उसके जो फार्मूला होते हैं उस फार्मूला को अभी आप क्लास 11 की बात करिए, क्लास 11 के चैप्टर के पीछे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, राइट, उसके साथ आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको सबको पहले सॉल्व कर लीजिए। स्टेप नंबर 1 प्रिंसिपल को समझना है। स्टेप नंबर 2 आपके बुक के ही जो न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। एक बार अगर आपका ये वाला बेस तैयार हो गया तो द नेक्स्ट स्टेप विल बी कि आपको इससे ऊपर भी एक किताब आती है प्रोफेसर HC वर्मा फ्रॉम IIT कानपुर, और हर IIT JEE का लड़का उसको सॉल्व करता ही करता, पूरी किताब करनी पड़ती, 2 वॉल्यूम में आती है। मैंने उसे 3 बार सॉल्व करी थी। इतनी अच्छी रैंक ऑन अ वेरी ट्रू नोट अपने आप नहीं आती है, मेहनत करनी पड़ती, बिना मेहनत के सफलता किसी को नहीं मिलती। तो मेरा ये था कि बेसिक प्रिंसिपल्स, उसके बाद बुक के क्वेश्चंस, उसके बाद SC वर्मा सर की जो बुक है उनके चैप्टर के क्वेश्चंस, उसमें रोटेशनल चैप्टर का क्वेश्चन है, उसको खोला। ये तैयार करने के बाद वहाँ से उसी चैप्टर से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं मैंने स्टार्ट करा सॉल्व करना। तो उस बुक की सबसे अच्छी खासियत ये है, ऊपर से जब आप स्टार्ट करेंगे तो पहले